क्लास का कोई किसी का डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, CR66 ऑलमोस्ट खत्म कर दिया हम। कल हमारा एंडोर्समेंट पार्ट खत्म हो गया, हाँ कि नहीं? पेज नंबर 19 या 20 पेज है, तो उससे पहले दो रूल हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। रूल पढ़ते रहो, डेली डेली मैं डिस्कस करूं कोई गारंटी नहीं है, मैं भी भूल जाता हूं रूल डिस्कस करना। ओके, रूल अगर डेली नो नहीं पढ़ोगे तो 2 मार्क गया तुम्हारा। तो कल हम डिस्कस किए थे अप टू फ्यूलिंग तक। फ्यूलिंग मतलब रूल नंबर 25A। मैं तुमको बताया था एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ऐसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे टाइप का है। तो उनसे जब कोई एनेक्सर्स आता है, कोई कन्वेंशन आता है, कोई डॉक्यूमेंट्स आता है, उसको डीजीसीए एडॉप्ट करना चाहता है और हमारी सिविल एविएशन इंडिया में जो है उसको देना चाहता है पब्लिकली। किस रूल को यूज करके? 133A के अनुसार पब्लिश करना चाहता है। मैं अगर तुम्हें पूछूं CR66 किस रूल के अनुसार इशू हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? रूल 61। हाँ, रूल 61 के अनुसार कैसे इशू हुआ पब्लिक को? वो बना है रूल 61 के वजह से, क्योंकि रूल 61 बोलता है कि तुम्हारा हर एक का लाइसेंसिंग होना चाहिए जो मेंटेनेंस में काम करना चाहता है, तभी वो CR66 को लेके आया, बनाया। बट उस CR66 को लोगों को देने के लिए इस रूल के अनुसार वो लोगों को दिया। रूल 133 है। इसका मतलब आप, मैं अभी भी जो समझा रहा हूँ उसमें सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हो या पूछते नहीं हो, आगे नहीं, कंफ्यूजन रहा मत करो। ये लेजिस्लेशन है भाई, कोर्ट में जैसे वकील लड़ता है उस टाइप का मैं तुम्हें यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा हूँ। उसका कोई वैल्यू होना चाहिए। 2000 दे रहे हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। खा दिया आज, दूसरा दिन हक दिया। तुम्हें मतलब पढ़ना है रूल्स बाय रूल्स। में जितना रूल दिया उसमें से एक दो रूल जरूर आएगा, एक रूल तो श्योर आएगा। अगर 40 में से मैं 1 मार्क का गारंटी दे रहा हूं आपको, तो आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं? तो वैसे ही आपको अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोई डॉक्यूमेंट देता है तो आपका इंडिया डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो डीजीसीए उसके लिए रूल बनाया 29C ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। ऐसे बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, हम सिर्फ 1937 रूल्स पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे रूल्स दूसरे 2003 से लेके 2019 के अंदर दुनिया भर की रूल्स आए हैं। मैं तुमको पढ़ाऊं तो पागल हो जाओगे। वो छोड़ो, वो मैंने पढ़ लिया हूँ, जितना टाइम देगा वो अलग बात है। लेकिन तुम्हारी एग्जाम के लिए जितना चाहिए, हमें हमारी काम जितना है उतना याद रखना है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कोई इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट आया है और डीजीसीए उसको अडॉप्ट करना चाहता है, तो डीजीसीए किस रूल के अनुसार अडॉप्ट करेगा? रूल 29C ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, ऑफ द इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937, ये भी आपको बोलना है। ओके, उसके बाद ऐसे ही और एक डॉक्यूमेंट है, एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम करके। क्या है मैं बाद में बताऊंगा, आज डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारा चैप्टर है CR66। तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, एक चैप्टर है तुम्हारा ऑलरेडी 10.8 में, मतलब 8वां चैप्टर है मॉड्यूल 10 में। ये एसएमएस जो है ना, इस सीआर को स्पेशली वो इस रूल के अनुसार इशू किया है। ओके, तो इस एसएमएस का नाम आया तो तुम्हारे अंदर कौन सा रूल जग जानी चाहिए? अरे बोला करो, शर्माओ मत। अगर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स का नाम आया तो तुम्हारे 29D ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। ओके, तो ये दो रूल आज पढ़ लिया। तुम रूल्स पढ़ते नहीं हो, पढ़ते तो डिस्कस करते मेरे से, जाने दो। ठीक है, ये हो गया ये। तो फिर से पूछ रहा हूँ, कल एंडोर्समेंट पढ़ा, किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। और जिनका क्लास मिस हो गया, अटेंड नहीं कर पाया, उनके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ओके, तो वो पढ़ लेना, हाइलाइटेड पेजेस दिया हूँ। जो डाउट आया मैं वीकेंड में डाउट क्लास रखूंगा। ओके, तो आज हम कितना नंबर पेज से पढ़ेंगे? कितना नंबर पेज से पढ़ेंगे हम? एंडोर्समेंट पढ़ लिया था, कितना टाइप का एंडोर्समेंट था?
ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। Group 3, और लाइसेंस कितना टाइप का था? B1, B2 और C। B2, 5. अभी आप पूछोगे B3 and C. हाँ, B1, B2, C। ओके, बी कैटेगरी B3 और कैटेगरी A को क्यों नहीं लिया है? क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी में आता है। कैटेगरी A के लिए रेटिंग होता ही नहीं है, ये पूछ चुका है डीजीसीए में क्वेश्चन। और कैटेगरी B3 के लिए क्या है? पिस्टन इंजन, नॉन प्रेशराइज्ड एरोप्लेन 2000 kg एंड बिलो MTOM, वही टाइप का एयरक्राफ्ट उसका रेटिंग में मिलता है, तो उनको हम छोड़ देते हैं। तो B1, B2, C के लिए क्या मिला है? 3 टाइप का ग्रुप के ऊपर डिफरेंट टाइप का टाइप रेटिंग मिला है। अगर ग्रुप 1 एयरक्राफ्ट है तो उसको कौन सा रेटिंग मिलता है? डिस्कस किया करो यार, बोला करो, शर्माओ मत, वीआईपी मत बनो। Appropriate air type. Air. पढ़ना भी नहीं आता है क्या बे तेरे को इंग्लिश? हाँ, Sorry. अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग या इंडिविजुअल एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग या इंडिविजुअल रेटिंग भी बोल दिया करो। अगर B1, B2, C वाले को ग्रुप 2 में लेना है तो कितना कितना टाइप का टाइप रेटिंग अवेलेबल है बताओ, कितना टाइप का मेरे को बताओ। 3 टाइप का, एक है इंडिविजुअल टाइप रेटिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग, तीसरा फुल सब ग्रुप रेटिंग, है ना? अगर ग्रुप 3 में लेना है तो कितना टाइप का टाइप रेटिंग है? अप्रोप्रिएट टाइप रेटिंग और फुल ग्रुप रेटिंग। ठीक है, समझ में आया कौन सा क्या है? मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, लेकिन यहाँ पे एक बात बोला था, ये रेटिंग्स आपको तभी मिलता है जब आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर टाइप के एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या करते हो, टाइप ट्रेनिंग लेते हो, और क्या करते हो, टाइप एग्जाम पास करते हो, और क्या करते हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग करते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग फर्स्ट टाइप का एयरक्राफ्ट के ऊपर ही करना है। मान लो ग्रुप 1 का एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको क्या लेना है, B2 के लाइसेंस में ग्रुप 1 का एयरक्राफ्ट के ऊपर अप्रोप्रिएट टाइप रेटिंग लेना है, तो आप क्या करोगे, टाइप ट्रेनिंग करोगे, टाइप एग्जाम करोगे, ओजेटी करोगे, आगे नहीं कोई उस एयरक्राफ्ट के ऊपर। लेकिन मान लो B2 के ऊपर, ग्रुप 1 एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई दूसरा मॉडल का एयरक्राफ्ट है, उसके ऊपर फिर से तुम अप्रोप्रिएट एयरक्राफ्ट टाइप रेटिंग ले रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ टाइप ट्रेनिंग टाइप एग्जाम देना है और ओजेटी नहीं करना है, क्योंकि ओजेटी वन टाइम के लिए करना होता है। ओके, समझ में आया? समझ में आया ना? अभी आते हैं कि जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट जो है ना, ग्रुप 1 की कंपेयर में थोड़ा लेस है, मतलब कॉम्प्लेक्स है, ये तुम मानते हो? Yes, sir. हाँ, तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ लाइसेंस के लिए, कुछ लाइसेंस मतलब B1, B2 और C, B1, B2 और C लाइसेंस के लिए कुछ कंसेशन रखा गया है। क्या कंसेशन रखा गया है वो अपेंडिक्स 3 में बताया गया, मैं बोला था तुम्हें पढ़ने के लिए। B1, B2 और C लाइसेंस जो है ना, आप ग्रुप 2 और ग्रुप 3 का एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से, कुछ एयरक्राफ्ट है उनके ऊपर आपको सब कुछ टाइप ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टाइप एग्जाम पास करेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो आपको क्या मिल जाता था, क्या मिल जाता था, टाइप रेटिंग मिल जाता था। ओके, टाइप रेटिंग मिल जाता था। इसके बाद हमने ग्रुप 2 को भी हमने देख लिया, ग्रुप 2 को हमने क्या देख लिया, ग्रुप 2 के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट दिया था कि आप अगर मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, B1 C लाइसेंस ले रहे हैं, B1 और C लाइसेंस ले रहे हैं किसके ऊपर, ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरर सब ग्रुप रेटिंग ले रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट कितने एयरक्राफ्ट के ऊपर रेटिंग लेना है, 2 aircrafts of the same type. 2 एयरक्राफ्ट ऑफ द सेम मैन्युफैक्चरर। ओके, ये लेना है। अगर मैं बोलूं B1 और C लाइसेंस ले रहे हो किसके एयरक्राफ्ट के ऊपर, ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो आप फुल सब ग्रुप रेटिंग ले रहे हो, तो आपको क्या क्या कंडीशन रखा है यहाँ पे, At least 3 aircrafts of the different manufacturers. at least 3 aircraft of 3 different manufacturers Combined. हाँ कि नहीं, at least 3 aircraft types from 3 different manufacturers which combined are represented
ऑफ द एप्लीकेबल सब ग्रुप, मतलब हर एक सब ग्रुप का एक एक डिफरेंट मैन्युफैक्चरर का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट, मतलब 3 एयरक्राफ्ट, ठीक है। मतलब पहला सब ग्रुप 2A का एक एयरक्राफ्ट है, उसको एयरबस ने बनाया। सब ग्रुप 2B का उसको बोइंग ने बनाया। सब ग्रुप 2C का लियरजेट ने बनाया। ऐसे 3 एयरक्राफ्ट के ऊपर आपको क्या लेना है, इंडिविजुअल रेटिंग लेना है, तभी आपको क्या मिलेगा, फुल सब ग्रुप रेटिंग मिलेगा। कौन सा ग्रुप में, ग्रुप 2 में। इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है, उसे ऐसे कुछ नहीं है। तो आज हम पढ़, और भी क्या पढ़े थे हम, अगर आपको B2 का लाइसेंस लेना है, किसके ऊपर, ग्रुप 2 एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन एयरक्राफ्ट के ऊपर, तो आपको मैन्युफैक्चरर का सब ग्रुप रेटिंग और फुल सब ग्रुप रेटिंग ये दोनों मिल जाता है। ये सब हम कल पढ़ चुके थे, मैं ये रिवाइज इसलिए कर देता हूँ, कल कुछ लोग एब्सेंट थे इसीलिए, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो हम अभी कहाँ पे आएंगे, लिमिटेशंस में भी पढ़ चुके हैं कि आप जब कोई लाइसेंस लेते हो कि वो जो एयरक्राफ्ट का रेटिंग आपको मिलता है, डिपेंड करता है वो रेटिंग मिलने के बाद भी आपको सर्टेन लिमिटेशंस डीजीसीए लगा देता है। क्यों लगा देता है, क्योंकि सर्टेन कुछ सिस्टम्स के ऊपर आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो डीजीसीए के पास भी पावर है कि आज पर एपीएम चैप्टर 17 को यूज करके आपका रेटिंग के ऊपर सम लिमिटेशंस लगा देगा। जैसे मान लो आपने B1.1 का लाइसेंस लिया है, ओके, तो आपने जिंदगी भर जितना भी एक्सपीरियंस 5 साल का गेन किया है, उसमें आपने क्या किया है, एयरफ्रेम सिस्टम्स के ऊपर ही काम किया है। आपने पावर प्लांट और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम किया ही नहीं है, जो कि उसका प्रिविलेजेस में आता है। तो मान लो B1.1 में कोई ग्रुप है, मान लो ग्रुप 1 का कोई एयरक्राफ्ट मॉडल के ऊपर आपको क्या मिल गया, रेटिंग मिल गया है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिकल और पावर प्लांट सिस्टम्स के ऊपर काम करने का, सर्टिफाई करने का प्रिविलेजेस मिलेगा क्या, नो सर। तो उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे लिमिटेशन, ओके। तो इस तरीके का लिमिटेशन लागू होता है या क्रेडिट्स मिलता है, डीजीसीए किस चैप्टर के हिसाब से करता है, किस डॉक्यूमेंट के, हाँ, एपीएम चैप्टर 17। कभी भी तुम्हें CR66 का क्वेश्चन आया, तुम्हें पूछा जाएगा डीजीसीए किस चैप्टर के हिसाब से काम करता है, कुछ भी देता है, क्रेडिट देता है, जो भी देता है वो सब एपीएम चैप्टर 17। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, इसके अलावा पढ़ा था हमने कि कभी भी डीजीसीए का पर्सन आया, आपको अगर लाइसेंस मांगा, ठीक है, आपको अगर लाइसेंस मांगा तो आपको तुरंत दिखाना है, नहीं तो आपको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम मिल रहा है, 72 नहीं आवर्स गधे, 24 आवर्स। स्क्रीन पे देखा करो, स्क्रीन पे देखते हो कि सो जाते हो बे, स्क्रीन पे देखा करो। 72 आवर्स कैसे बोल सकते हो भाई, भूल गया था सर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, हाँ कि नहीं, तभी हम पास करेंगे। उसके बाद आते हैं कन्वर्सियन, ओके। कन्वर्सियन, कन्वर्सियन किसके लिए रखा गया है, जो CR66 आने से पहले लाइसेंस ले चुके हैं। मतलब कौन सा, CR66 आने से पहले किसके अनुसार लाइसेंस मिलता था, बताओ। ये यार CR सेक्शन 2 सीरीज L। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब पार्ट F कौन बोला रे, हाँ सब पार्ट F कौन बोला, CR सेक्शन 2 सीरीज L हुआ। CR सेक्शन 2 सीरीज L के हिसाब से, उसमें भी बहुत सारा पार्ट है, अभी डिलीट कर दिया गया, अभी थोड़ा टाइम के लिए एप्टिक रखा गया था, ठीक है, उसको भी निकाल दिया डीजीसीए ने, क्योंकि 66 उसको टेक ओवर किया। तो 66 भी सीरीज L में ही आता है, ठीक है। अभी तो 66 के पहले वो जो लाइसेंस ले चुके थे, उनको हम 66 के अकॉर्डेंस लाना है। कैसे लाना है, कैटेगरी A, B1, B2, B3, कोई तो लाइसेंस देना है ना उसको, तभी आएंगे 66 के अनुसार। ये किसका काम है, डीजीसीए का, और वो किस डॉक्यूमेंट के अनुसार करेगा, एपीएम। एपीएम क्या है, एपीएम क्या है, एपीएम चैप्टर 17, प्रोसीजर मैनुअल। हाँ, एपीएम में बहुत सारा चैप्टर है,
उसके बाद किस रूल के अनुसार करेगा वो? स्क्रीन देखा करो, तुमको आंसर मिलेगा। हाँ Rule 61 of the हाँ, Indian Aircraft Rules जितना तुम 1936। प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ उतना कॉन्फिडेंस होगा और उतना ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम CR-66 का कैसे हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स के ऊपर लाइसेंस लेते हैं वो हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मैं फिर से तुम लोगों को एक बार ये बता देता हूँ कि लाइसेंस लेने के लिए हमको क्या क्या चीजें जरूरी है। क्या क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहली चीज कौन बताएगा? कल मैंने एक टास्क दिया था तुम लोगों को सीए फॉर्म्स पढ़ के आने के लिए। Yes sir। नॉलेज चाहिए, जहाँ की हम नॉलेज एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेते हैं या हम कहीं पे वर्क करके हम नॉलेज एग्जामिनेशन पास करते हैं, तभी हमारे पास नॉलेज है। जो कि कौन कंडक्ट कर रहा था इसको? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नहीं, सीईओ डीजीसी है भाई। सीईओ डीजीसी है, सॉरी। ठीक है। दूसरा, नॉलेज होने के बाद तुमको लेना क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है उस एयरक्राफ्ट के ऊपर जिस कैटेगरी के ऊपर आप लाइसेंस लेना चाहते हैं। पता चला आप B2 में लाइसेंस लेना चाहते हो और पता किया जाके एयरफ्रेम में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके पास एक लॉग बुक होता है, ठीक है, उस लॉग बुक में एंट्रीज सही तरीके से होना चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? टाइप ट्रेनिंग या टाइप एग्जाम। अगर टाइप ट्रेनिंग टाइप एग्जाम हो गया तो उसके बाद आपका क्या होता है? स्किल टेस्ट होता है। हाँ, स्किल टेस्ट। स्क्रीन शेयर नहीं किया हूँ क्या? नो सर। नहीं सर। अरे भाई बोलना चाहिए थी ना तुमको, मैं शुरू हो जाता हूँ। क्या यार तुम भी ना, मुझे लगा मैं ही अकेला हूँ। सब लोग तुम्हारे जैसा है। अभी स्क्रीन दिखने लगा? यस सर। हाँ सेट। खराब हो गया आज। यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, टाइप ट्रेनिंग या टाइप एग्जामिनेशन चाहिए, और क्या चाहिए? स्किल टेस्ट चाहिए। और स्किल टेस्ट पास किए तो आपको डीजीसी क्या करेगा? क्या करेगा? अबे यार, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट में जो एंडोर्समेंट करेगा। मुझे को कहानी मत सुनाओ, पर्टिकुलर टाइप का क्यों करेगा? बहुत सारे, तुम किस ग्रुप के ऊपर ले रहे हो, कौन सा लाइसेंस ले रहे हो, किस 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 ग्रुप का एयरक्राफ्ट के ऊपर ले रहे हो, डिफरेंट ग्रुप के ऊपर डिफरेंट टाइप का रेटिंग है। तुम यहाँ पर कहानी क्यों सुना रहे हो? वो तो मैं पढ़ा दिया, फिर से वही कहानी सुना रहे हो। उसको एक ही वर्ड में क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे? एंडोर्समेंट। और जो तुमको मिलता है उसको क्या बोलेंगे? रेटिंग। दैट्स ऑल। चीजें सिंपल वे में अगर क्लियर करना जानोगे तो तुम आराम से हो जाएगा। ओके, तो आज का क्लास किसके ऊपर होने वाला है? अगर हमने सब पार्ट ए खत्म कर दिया तो CR-66 हमारी सिलेबस में जितना चाहिए उतना हम कंप्लीट कर दिया। मैं कल 66 का सीए फॉर्म्स बोला था, याद है? यस सर। सीए फॉर्म्स कितना नंबर पेज में है? ये रहा पेज। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है कल तो आज फिर से ले लो, नहीं तो पेज नंबर 153 में है। ये सारे सीए फॉर्म्स को रट्टा मार लो, मेहनत किया तो रंग लाएगा। ये जितना भी स्क्रीन सीए फॉर्म्स है, ये सारे स्क्रीन सीए फॉर्म्स को कॉपी करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? और ये स्क्रीन अपना याद रहना चाहिए तुमको, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, याद रख लो, डिस्कस कर लो ग्रुप में। ओके, ऑलरेडी हमने सीए फॉर्म 1901 हो गया, 02 हो गया, 03 हो गया, 04 भी हो गया, हाँ कि नहीं? आज एक 5 याद रख लो कि 5 क्या है? डुप्लीकेट के लिए। 6 क्या है? मेडिकल के लिए। बाकी का यहाँ याद रख लो, हाँ कि नहीं? ओके, क्लियर है? yes, yes, अभी हम फिर से वहीं पे जाते हैं जहां से हम छोड़े थे। सब पार्ट बी। सब पार्ट बी किसके लिए है? जो एएमई है
वो जो एयरक्राफ्ट है अदर देन एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर, हमको एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर को छोड़ के दूसरा एयरक्राफ्ट में हमको लाइसेंस लेना है क्या? माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, बैलून, एयरशिप, ये सब में लेना नहीं है, तो हमको पढ़ना ही नहीं है, इसलिए इसको पूरा दिया ही नहीं है, इसमें पूरा दिया ही नहीं है। तो उसके बाद आते हैं हम सब पार्ट सी में। सब पार्ट सी किसके बारे में? कंपोनेंट्स के बारे में। क्या होता है, जैसे आप एयरक्राफ्ट का लाइसेंस इंजीनियर बनना चाहते हो, हम कहाँ पढ़े? सब पार्ट ए में पढ़े, हाँ कि नहीं? एयरक्राफ्ट का अगर बनना चाहते हो तो वो सब पार्ट ए में हो गया, लेकिन आप कंपोनेंट के ऊपर बनना चाहते हो तो वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? जो कंपोनेंट के ऊपर काम करना चाहता है उसको क्या मिलता है? ऑथराइजेशन। और ऑथराइजेशन कौन देता है? एक अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन देता है। और मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कितने टाइप का है? दो टाइप का, एक CR-145 और एक CRM सब पार्ट है। एम नहीं, एम बोलोगे तो उसमें केमो भी आता है और भी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। चीजें क्लैरिटी होना चाहिए भाई, क्लैरिटी, देयर शुड बी ए क्लैरिटी। ओके, क्लैरिटी स्टार्टिंग में लाके समझ लोगे सीआर तो ज्यादा चीजें याद रखने वाला है ही नहीं। ठीक है, टेक्निकल चीजों में तुम्हें बहुत चीजें याद रखना पड़ता है, लेजिस्लेशन में तुम्हें बहुत चीजें पढ़ना पड़ता है, बस याद कम चीजें रखना पड़ता है। यही गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, सही बोल रहा हूं। तो इसमें जो सब पार्ट सी है, इसमें बोला गया है जो कंपोनेंट्स के ऊपर क्या बन रहे हैं, सर्टिफाइंग स्टाफ बन रहे हैं, उनको कैसे ऑथराइजेशन मिलता है वो इस सब पार्ट में दिया गया है। तो कंपोनेंट को क्या क्या किया जाता है? ओवरऑल करते हो, मेजर रिपेयर करते हो, डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन करते हो, बहुत सारा मॉडिफिकेशंस करते हो, बहुत सारे चीजें करते हो, तो उसको क्या मिलेगा? ऑथराइजेशन मिलेगा। तो ऑथराइजेशन मिलने के लिए उसका एलिजिबिलिटी एटलीस्ट वो कितना एज का होना चाहिए? 21 ईयर्स का होगा तो भी चलेगा। और दूसरी बात, वो 10th+2 PCM पास किया होगा या तो उसका इक्विवेलेंट होगा तो चलेगा। ओके, एंड लिखा है देखो, उसके साथ ये सारी चीजें होना चाहिए। क्या क्या चीजें होना चाहिए? उसके पास किसी भी एक कैटेगरी में लाइसेंस होगा तो चलेगा, और यहाँ पे और लिखा है देख रहे हो, और वो अगर 3 इयर्स का एएमई ट्रेनिंग कोर्स खाली खत्म किया है, लाइसेंस नहीं लिया है, या वो कहीं पे डिप्लोमा किया है, ये या वो कहीं पे डिग्री इन इंजीनियरिंग किया है, तो भी उसको क्या मिल सकता है? क्या मिल सकता है? कंपोनेंट्स के ऊपर सर्टिफाइंग स्टाफ बनने का ऑथराइजेशन मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑथराइजेशन तभी मिलेगा, वो सर्टेन नंबर ऑफ मॉड्यूल एग्जाम पास करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ऑथराइजेशन मिलेगा। वो सर्टेन नंबर ऑफ मॉड्यूल एग्जाम कैसे डिसाइड करेगा? वो प्रोसीजर एमओई में या एमओएम में लिखा जाता है। मतलब जो CR-145 है तो उसके पास एमओई रहता है, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन। अगर CRM सब पार्ट एफ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास क्या रहता है? उसके पास रहता है एमओएम, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का सारे प्रोसीजर रहता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की वो डॉक्यूमेंट में डिफाइन किया जाएगा जिसको भी तुम सर्टिफाइंग स्टाफ बना रहे हो। किसके ऊपर? अबे कंपोनेंट्स के ऊपर। तो उसको कौन सा मॉड्यूल पास करना है, पहली चीज पता चलेगा वो काम किस सिस्टम के ऊपर करना चाहता है। अगर वो रेडियो के ऊपर करना चाहता है तो रेडियो से रिलेटेड सारे मॉड्यूल क्लियर करे। वो चाहता है पावर प्लांट से रिलेटेड वो मॉड्यूल्स क्लियर करे। ठीक है, उसके बाद उसको क्या मिल जाएगा? ऑथराइजेशन मिल जाएगा, और ये मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसाइड करेगा। क्लियर है? अगर कंपोजिट के ऊपर ऑथराइजेशन चाहिए तो कंपोजिट के ऊपर ऑथराइजेशन चाहिए तो मॉड्यूल 6 पास करेगा, 7 पास करेगा, 3 पास करेगा। क्यों अभी 3 क्यों बोलोगे? क्योंकि कंपोजिट जो होता है ना, उसको कंडक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी भी लागू होता है। ठीक है, उसके बाद
और कौन सा मॉड्यूल पास करेगा वो डीजीसीए और मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन बैठ के डिसाइड करेंगे। ओके, मेरे हिसाब से सब मॉड्यूल 6 और 7 है और 3 कंपल्सरी है उसके लिए। ओके, क्योंकि मॉड्यूल 6 में वो मटेरियल के बारे में जानेगा, मॉड्यूल 7 में वो किसके बारे में जानेगा, कैसे मेंटेनेंस प्रैक्टिस है उसके बारे में जानेगा। ओके, उसके बाद क्या चाहिए, ऑथराइजेशन तो मिल जाएगा, लेकिन और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन ये है कि वो ट्रेनिंग लिया होगा कहीं से, मैन्युफैक्चरर से या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग देती हो डीजीसीए से अप्रूव होके, या ऐसे पर्सन से जो डीजीसीए से अप्रूवल ले रखा है कि इन ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देने का। और वो पर्सन कितना साल के लिए ट्रेनिंग देगा, कितना साल के लिए, अप टू 2 इयर्स के लिए ट्रेनिंग देगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग लिया होगा, तो इतना चीजें हो गया तो उसको ऑथराइजेशन मिल सकता है। यस सर। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन कैसे मिल सकता है हम उतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन और एक चीज डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस के बारे में उसकी, कि जिसको डायरेक्टली सर्टिफाइंग स्टाफ तो नहीं बना देंगे कंपोनेंट्स के ऊपर कि वो क्वालिफिकेशंस गेन कर लिया और ट्रेनिंग गेन कर लिया बोल के। हम लाइसेंस जब सब पार्ट ए में पढ़ रहे थे उस टाइम पे सर्टेन एक्सपीरियंस मांग रहा था ना, हाँ कि नहीं? सेम थिंग यहाँ पे भी कुछ सर्टेन एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। देखो क्या एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, एक्सपीरियंस मांगा जाता है, देखते हैं। एप्लीकेंट्स मीटिंग द नॉलेज रिक्वायरमेंट्स शैल हैव द फॉलोइंग एक्सपीरियंस। अगर वो कोई CR66 लाइसेंस लेके आया है, ठीक है, लाइसेंस लेके आया है, तो उसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर, और उस 1 ईयर्स में से 3 मंथ्स रिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, जब अप्लाई कर रहा है उसका प्रीवियस 3 मंथ्स में ही गेन किया होगा। समझ में आया? मतलब जिसके पास 66 का लाइसेंस है कोई भी कैटेगरी में। दूसरा, अगर कोई डिप्लोमा या डिग्री करके आया है, उसको कंपोनेंट्स के ऊपर सर्टिफाइंग स्टाफ बनना है, तो कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको, 2 इयर्स का चाहिए। और वो 2 इयर्स में से कितना मंथ रिसेंट एक्सपीरियंस है, 3 मंथ्स, 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ्स। ओके, तो 66 का लाइसेंस के थ्रू आ रहा है तो 3 मंथ रिसेंट एक्सपीरियंस। अगर डिप्लोमा डिग्री करके आ रहा है, सर्टिफाइंग स्टाफ बनना है, किसके ऊपर, याद रखना कंपोनेंट्स, तो उसके लिए 6 मंथ्स रिसेंट एक्सपीरियंस। Okay, sir. Candidate for certification of structural repair or modification should have minimum 2 years relevant field experience। मतलब ऑथराइजेशन मिल गया तुमको, तुम जा रहे हो क्या करने के लिए, सर्टिफिकेशन करने के लिए, तो तुम्हारे पास पिछले 2 साल में कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 years रिसेंट एक्सपीरियंस होगा, सॉरी 2 years टोटल एक्सपीरियंस होगा। और उसमें से फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को, ठीक है। ए कैंडिडेट फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ ए स्ट्रक्चरल और सर्टिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल रिपेयर और मॉडिफिकेशन शुड हैव ए मिनिमम 2 years relevant field experience and produce evidence that he has performed similar structural repairs at least twice under the supervision of the approved person in the preceding 6 months। इसको थोड़ा मैं पीपीटी में समझाता हूँ। ओके, अगर किसी को कंपोनेंट को सर्टिफाई करने के लिए जाना है, किसको, कंपोनेंट का सीएस बन रहा है, सर्टिफाइंग स्टाफ बन रहा है, तो कंपोनेंट का सर्टिफाइंग स्टाफ बन रहा है तो पिछले 2 साल में कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 इयर्स का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास पिछले 2 साल में। ठीक है, पिछले पूरा 2 साल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले 2 साल से वो खाली बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पिछले 6 मंथ्स में जब सर्टिफाई कर रहा होगा, करने के लिए दिया रहा, 6 मंथ्स में उसने किसी की सुपरविजन में 2 सर्टिफिकेशन किया होगा। ठीक है, किसी की सुपरविजन में, मतलब किसी के अंडर में 2 सर्टिफिकेशन किया है।
काम किया है, किसी मतलब कोई सर्टिफाइंग स्टाफ ऑलरेडी है, उसके अंडर में सुपरविजन में वो कितना काम किया है, 2 सर्टिफिकेशंस किया है, तो तभी जाके वो कंपोनेंट्स के ऊपर क्या बनेगा, सर्टिफाइंग स्टाफ बन के सर्टिफिकेशन प्रिविलेजेस का मजा ले पाएगा। ओके, और उसके बाद मेडिकल फिटनेस है, कॉम्पिटेंसी चेक होता है, ये सारी चीजें तुमको खुद पढ़ना है, ठीक है। ये एक्चुअली तुम्हारा इसमें है ही नहीं, किसमें, हमारा 66 मतलब एएमई वालों का है ही नहीं, इतना तो तुम पढ़ सकता है, ठीक है, कॉमन वर्ड से इसको पढ़ लेना, इसको हाईलाइट करके मैं अपलोड करता हूँ। इसके साथ CR66 खत्म हो जाता है 23 नंबर पेज में, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद तुम्हारा अपेंडिक्स शुरू हो जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स में वो बोला गया है कि तुम्हारे को जो सिलेबस दिया गया है, वो सिलेबस में 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 और एक लेवल 3। ये सब हमें पढ़ के टाइम वेस्ट करना नहीं है, तुम्हें जितना भी पढ़ना है अप टू पेज नंबर 1 टू अप टू पेज नंबर 23 तक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और क्या क्या चीजें पढ़ना है वो मैं बताता हूँ, और क्या क्या चीजें पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मॉड्यूलराइजेशन बोला है, किसके लिए कौन सा मॉड्यूल्स एप्लीकेबल है यहाँ पे दिया है, वो देख ले, इसमें से कभी कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। आपका कौन सा कैटेगरी है, मान लो आपका कैटेगरी B2 है, ठीक है, या B1 है, या यहाँ पे दिया है एरोप्लेन पिस्टन, टरबाइन पिस्टन, ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो स्टार मार्क किया गया है, क्रॉस मार्क, उस क्रॉस मार्क जहां एप्लीकेबल है वो मॉड्यूल उसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, उस कैटेगरी के लिए। ये आप देख लेना, इसमें समझने वाली बात कुछ है नहीं आपको। ये बाकी सिलेबस, ये पूरा रहा सिलेबस, इस सिलेबस को पढ़ के कोई फायदा नहीं है हमारे को। सिलेबस को पढ़ेंगे क्या हम, बोलो, नो सर। हाँ, तो सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, तो सिलेबस और वो लेवल अपेंडिक्स 1 में चला गया। अभी अपेंडिक्स 2 में आते हैं। अपेंडिक्स 2 में क्या बोला है, आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, और एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, 75 सेकंड्स, और पास मार्क कितना है आपका, 75% पास मार्क है। ये सब तो आप कॉमनली जानते ही है, हाँ कि नहीं। उसके बाद आप कोई मॉड्यूल 3 बार फेल हो जाते हो, ठीक है, तो आप कितने डेज के बाद ले सकते हो उस मॉड्यूल को, 90 डेज के बाद ले सकते हो, ठीक है। यस, लेकिन आप कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई मॉड्यूल फेल हो जाते हो तो कितने दिन के बाद लोगे, 30 डेज के बाद। यहाँ पे मैंने सॉरी 3 बार बोल दिया, आप कोई मॉड्यूल एक बार फेल हो जाते हो तो दोबारा 90 डेज के बाद अटेंड कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट सीजन में, क्योंकि DGCA का मॉड्यूल एग्जाम हर 3 महीने में होता है। ओके ओके, मतलब अभी तो कोविड की वजह से नहीं हो रहा है, बहुत सारी रीजन की वजह से वो कर नहीं पाता है, ऐसे होता है गवर्नमेंट वालों का, लेकिन जो बुक में लिखा है उसको हम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आया तो हमको मारना है। आप कोई भी मॉड्यूल में एक बार फेल होते हो तो उसको नेक्स्ट कितने दिन के बाद अटेंड कर सकते हो, 90 डेज। लेकिन आप कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में हो, कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में कोई और फेल हो जाते हो, क्या मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में आप फेल हो जाते हो, उस मॉड्यूल को कितने दिन के बाद अटेंड कर सकते हो, 30 डेज के बाद। ओके, यहाँ पे लिखा है आफ्टर रीटेकन आफ्टर 30 डेज। ओके, तो एक मॉड्यूल है, आप कितनी बार फेल हो सकते हैं होना चाहते हैं क्या, एक बार ही पास होना चाहते हैं ना, हाँ कि नहीं। yes, sir. तो कोई बच्चा है वो कंजिक्यूटिवली 3 टाइम फेल हो गया है, तो उसको 1 साल के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, भाई तू 1 साल के लिए वो पेपर मत दे, 1 साल तक वो पेपर को पढ़ते रहे, फिर जाके तुम 1 साल के बाद उसको अटेम्प्ट करना, ऐसे बोला जाता है। तुमने DGCA में एक मॉड्यूल अगर 3 बार से ज्यादा फेल हो गया, 3 बार फेल हो गया तो तुम्हारे को वो लॉक हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि कौन सा मॉड्यूल के लिए कितना मार्क्स है, इलेक्ट्रिकल के लिए कितना मार्क्स है, कितना टोटल टाइमिंग है, ये सब खुद पढ़ना है आपको, ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है टाइप ट्रेनिंग और एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड।
टाइप ट्रेनिंग एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक कैटेगरी का, हर एक लाइसेंस का टाइप ट्रेनिंग किस ग्रुप के ऊपर वो कौन सा लाइसेंस लेगा, वो उसके लिए हमें जाना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें पेज नंबर 24 तक ही पढ़ना है, और मैं जो जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीजें पढ़ना है, और लास्ट को मैंने जो सीए फॉर्म्स दिखाया आपको, वो सीए फॉर्म्स पढ़ना है। इतना चीजें अगर पढ़ते हो तो आप क्या कर लोगे, CR66 का हर कोई क्वेश्चन दे सकोगे। लेकिन मैं एक बात पूछूं, आप लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म में इनिशियली अप्लाई करते हो, क्या या एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हो, तो हम कौन सा फॉर्म बोलोगे? सीए फॉर्म 19 सीए फॉर्म 19, सीए फॉर्म 19 कुछ होता नहीं है भाई, कोई तो एक बोल दिया, सो गए हो क्या? सीए फॉर्म 19-01 होता है, या सीए फॉर्म 19-02 होता है, उसमें आप अप्लाई करते हो इनिशियली या तो एक्सटेंशन के लिए, आगे नहीं 02 या एक्सटेंशन के लिए 02। हाँ, तो इनिशियली 01, एक्सटेंशन 02। लेकिन जब आप डीजीसी आपको लाइसेंस देती है, वो उसका फॉर्मेट इसके तरह रहता है, और वो फॉर्म कौन सा देती है? सीए फॉर्म 26। ये फॉर्म है जो आपको लाइसेंस मिलता है, ये फॉर्म में लाइसेंस मतलब डीजीसी के सारो कारोबार फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, आप एप्लीकेशन अप्लाई करो तो फॉर्म, आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, लाइसेंस भी मिल रहा है, तो फॉर्म। और ये डीजीसी क्वेश्चन आ चुका है, कि डीजीसी क्वेश्चन ये आ चुका है कि आप सीए फॉर्म 26 में आपको लाइसेंस मिलता है, सीए फॉर्म 26। यहाँ पे देखना, मैं आपको बोला था कि जब तक आप सिग्नेचर नहीं करते हो किसमें, लाइसेंस में, आपका लाइसेंस वैलिड नहीं है। तो वो सिग्नेचर यहाँ पे दिया है, देख रहे हो? यस सर। और यहाँ पे आपका लिखा जाता है कि आपका क्या क्या प्रिविलेजेस है, और ये सारे चीजों के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? रूल 61। हाँ, रूल 61 ऑफ द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937। ओके, तो इस तरीके से मैं जो जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ उसके ऊपर तुम्हें ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है। ठीक है, और हम ये टाइप ट्रेनिंग वालों का ये एएमसी गाइडेंस मटेरियल में नहीं जाएंगे। तो हम अभी आते हैं एएमसी में। ठीक है, जो हमने पेज 1 से लेके पेज 24 तक पढ़ा, किसमें, सब पार्ट ए में। अभी वो जो पढ़ा उसको क्या बोलेंगे, रिक्वायरमेंट बोलेंगे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, एएमसी या गाइडेंस मटेरियल, एएमसी या गाइडेंस मटेरियल। एएमसी और गाइडेंस मटेरियल मतलब तुमको डाउट आ रहा होगा कि नहीं? कुछ नहीं है ये, हाँ, ये कुछ नहीं है, ये उस रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा एलाबोरेट करके बताया, और वही चीजें बताया, उस रिक्वायरमेंट को एलाबोरेट करके बताया और वही चीजें बताया है। ठीक है, यहाँ पे जैसे, हाँ, तो यहाँ पे वो बोला है कि आपको किसी में सर्टेन मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वो मेंटेनेंस एक्सपीरियंस किस कैटेगरी का लाइसेंस के ऊपर कितना साल का लेना है, लॉग बुक में कितना साल का एंट्री करना है, और कौन सा फॉर्म भरना है। यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में समझाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे बोला है, देखो जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस बोला गया था ना 10+2 पीसीएम का, वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन कौन सा है, डिप्लोमा इन एरोनॉटिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसको 10+2 का इक्विवेलेंट क्या माना जाता है, क्वालिफिकेशन माना जाता है। ओके, उसके बाद मैंने तुमको कुछ सिस्टम्स के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है और एवियोनिक्स सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो होता है जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करता है, प्लस उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है वो सब है, और लाइटिंग भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में आते हैं। ठीक है, इसके ऊपर तुम किस टाइप का काम करते हो, कंटिन्यूटी चेक करते हो, इंसुलेशन चेक करते हो, बॉन्डिंग चेक करते हो, क्रिम्पिंग करते हो, क्रिम्पिंग जॉइंट्स चेक करते हो, कोई पिन रिमूव करते हो, इंसर्ट करते हो, या वायरिंग प्रोटेक्शन टेक्निक्स ईडब्ल्यूआईएस, इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंटरकनेक्शन सिस्टम में काम करते हो।
तो इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करना बोलते हैं, और ये B1.1 वालों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कोई लाइटली ना ले। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी मेरी स्टूडेंट्स का मतलब उनको पता नहीं, मैं आने से पहले कोई सीआर पढ़ा दिया है, वो B1.1 का बोल रहे साहब हम मॉड्यूल 3 क्यों पढ़े, हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। मैं बोला 66 पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए भी क्या देते हो, क्या देते हो B1 पॉइंट वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए? सीआरएस देते हो, सर्टिफाई करते हो। मतलब तुम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ते हो। अगर B1.1 का हो तो मैकेनिकल के साथ तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, तो वो मेंटालिटी मत रखना कि मैं B1.1 का है तो मेरे को एक एरोप्लेन मिल जाएगा, टरबाइन इंजन मिल जाएगा, मैं उखाड़ लूंगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर भी सीआरएस देना है, लेकिन तुम्हें एवियोनिक्स सिस्टम्स के ऊपर हाथ नहीं लगाना है। लगाना है तो क्या करना है? ओनली सिंपल टेस्ट। तो एवियोनिक्स सिस्टम में आता क्या क्या है, क्या आता है पढ़ लेते हैं। एन एयरक्राफ्ट सिस्टम दैट ट्रांसफर्स, कोई भी सिस्टम है जो ट्रांसफर करता है, प्रोसेस करता है, डिस्प्ले करता है या स्टोर करता है डाटा को। ठीक है, और क्या यूज करता है इसके लिए? हमको केबल्स, लाइंस, डाटा बस, कोएक्सियल केबल्स, वायरलेस या विथ वायर, या और कोई मीडियम, एयर हो या एयरलेस हो, वायर या वायरलेस हो, इस टाइप का मीडियम यूज करके डाटा को क्या करता है? ट्रांसफर करता है, प्रोसेस करता है, डिस्प्ले करता है, स्टोर करके रखता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम एयरक्राफ्ट में? एवियोनिक्स सिस्टम। मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऐसे करते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम सिर्फ पावर सप्लाई करते हैं। हाँ, पावर सप्लाई करने के लिए एक वायरिंग सिस्टम हो रखते हैं वो लोग, एक कंट्रोल रखते हैं, लेकिन वो डाटा स्टोर करते हैं क्या? नहीं। डाटा को प्रोसेस करते हैं क्या? नहीं। ट्रांसफर जरूर करते हैं, लेकिन डाटा को डिस्प्ले करते हैं क्या? नहीं। तो ये सारी चीजें एनालाइज भी नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें करता क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। वो एग्जांपल कौन सा है? ऑटो फ्लाइट है, कम्युनिकेशन राडार, रेडियो, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, आईएफई, ऑटो पायलट, ऑनबोर्ड मेंटेनेंस सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, फ्लाई बाय वायर सिस्टम, आजकल आ गया फाइबर ऑप्टिक, मॉड्यूल 5 में पढ़ते हो स्टार्टिंग में। तो ये सारे को एवियोनिक्स सिस्टम बोला जाता है। लेकिन डीजीसीए का एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि ढूंढने में तकलीफ हुआ था बच्चों को स्टार्टिंग में। वो ये क्वेश्चन था, नोट क्या था कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है आर फॉर्मली इंक्लूडेड इन द प्रिविलेजेस ऑफ B2। इंस्ट्रूमेंट्स किसका प्रिविलेजेस में आता है? B2 की प्रिविलेजेस में आता है, एवियोनिक्स सिस्टम्स माना जाता है। लेकिन 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 इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड पिटोट स्टैटिक कंपोनेंट, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट को B1 रिलीज कर सकता है। इसका मतलब एवियोनिक्स सिस्टम्स के ऊपर भी जो पिटोस्टैटिक सिस्टम्स एवियोनिक्स सिस्टम्स है और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रिक सिस्टम्स है, उसको तुम क्या करोगे, क्या करोगे? रिलीज कर पाओगे B1.1 वाले। ठीक है, यहाँ पे और एक बात दिया है मैं जो कि तुम्हें समझा चुका हूँ कि व्हाट इज सिंपल टेस्ट, हाँ, व्हाट इज ट्रबल शूटिंग, ओके, लाइन मेंटेनेंस क्या है, बेस मेंटेनेंस क्या है, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, तो आप पढ़ लोगे तो आप बन जाओगे CR66 में मास्टर। ठीक है, और लास्ट को जितना सीए फॉर्म दिया वो सीए फॉर्म्स भी पढ़ लेनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपका जो है ना CR66 कंप्लीट हो गया। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। सर वो टेस्ट तो लोगे ना सर CR66 में, वीकली टेस्ट? मैं कितना टेस्ट लूंगा, वीक में एक टेस्ट लूंगा, वो सरप्राइज रहेगा क्या लूंगा क्या नहीं मैं, लेकिन जो पढ़े होगा उसके ऊपर लूंगा। ठीक है, अच्छा, सरप्राइज देते हो? हाँ, मतलब मैं क्या लूंगा कुछ नहीं बताऊंगा, आप वीक में जो भी पढ़े होंगे पढ़ा होगा उसके ऊपर ही लूंगा। ठीक है, तो 66 का ही लूंगा वीक में। तो आज कौन सा डे है सर? आज है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे है, तो अभी टाइम है ना, संडे को लेता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो
किसी को कुछ डाउट है तो CR66 में कितना नंबर पेज तक पढ़ना है आपको? अप टू पेज नंबर 24। ओके, पूरा कोई लाइन नहीं छोड़नी है। और बाकी मैंने आगे जो जाके हाईलाइट किया, जो जो चीजें पढ़ने के लिए बोला, जितना सीए फॉर्म्स है, जहां जहां चीजें हाईलाइट किया, वो चीजें पढ़ लेनी है। जहां पे भी डाउट आया ग्रुप में डिस्कस करनी है। इसके साथ तुम्हारा CR66 खत्म हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा था? थोड़ा आते हैं हमारे सिलेबस में। तुम्हारी मॉड्यूल 10 का नेक्स्ट चैप्टर किसमें था? CR145। यहाँ पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? यस सर। ये वाला। तो इंडिया में कितना टाइप का मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल क्या लिया जाता है। इसमें आप कितना मार्क्स गेन करोगे? 4 से 5। ओके, तो हम आज का क्लास यहाँ पे खत्म कर देते हैं मेरे हिसाब से। कि आप जाके थोड़ा रिवाइज करिए, पढ़िए, डाउट्स को ग्रुप में डालिए ताकि मैं क्लियर कर सकूं। ओके सर, सीए फॉर्म्स पेज नंबर बोलेंगे क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या चाहिए? सीए फॉर्म्स का पेज नंबर इसमें 153 है। ये रहा, दिख रहा है? ओके पूरा लास्ट पेज में चले जानी है और 153 नंबर पेज में आनी है। ओके सर, उसमें सीए फॉर्म 26 नहीं है सर इसमें? हाँ, सीए फॉर्म 26 नहीं है, नहीं है। डीजीसीए का गलती है, हमारा गलती थोड़ी ना है। मैं बोल दिया आपको, वो दिया अलग से दिया है ना। जब लाइसेंस देता है आपको याद रख लेनी है, कहीं पे लिख लेनी है, एक नोटबुक रखनी है आपको कि कुछ चीजें। इसमें सीए फॉर्म 26 दिया नहीं है। ये जो सीए फॉर्म्स है 153 में, इसमें 19 सीए फॉर्म 26 दिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको याद रख लेनी है कि सीए फॉर्म 26 क्या है? एक एएमई का लाइसेंस है जो डीजीसीए देता है। सीए फॉर्म 26 आपको कहाँ मिलेगा मुझे पता है। वो मिलेगा एपीएम चैप्टर 17 में, क्योंकि वो डीजीसीए का काम है। वो डीजीसीए उस फॉर्म को यूज करते हैं ना, आप थोड़ी ना यूज करते हो, इसलिए वो नहीं दिया है। फिर भी आपको एक जगह में दिखा है ना, दिखा है कि नहीं? सीए फॉर्म 26। यस हाँ दिखा है। और किसी को कुछ पूछना है? 66 के बारे में आपको अगर कुछ भी पूछना है, कोई चीज डाउट रह गया हो, तो मैं अभी फिर से आपको ये करा सकता हूँ। ठीक है, पढ़ना। कोई डाउट आया तो ग्रुप में तुरंत डालना, ग्रुप में डालना, ताकि और दूसरे लोगों को भी पता चले और मैं क्लियर करूंगा। ओके ओके सर। ओके, तो एंड करते हैं आज का क्लास। पढ़ लेना, 10 मिनट है। ठीक है, कल से हम 145 स्टार्ट करेंगे। ओके सर। ओके, चलो बाय। गुड नाइट सर। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके बाय।